के हमले के बाद नाटो का बड़ा ऐलान, यूक्रेन के पास सहयोगी देशों में तैनात की जाएगी सेनाएं। नड्डा बोले फिलहाल बीजेपी की शिरोमणि अकाली दल से दोबारा समझौते की संभावना नहीं। यूक्रेन संकट मामले में ठिठके हुए हैं पश्चिम के कदम, परमाणु हमले का डर, पुतिन के बयान से विश्व में छिड़ी बहस। शिवसेना बीजेपी 25 साल का रिश्ता, किसका फायदा किसका नुकसान। गंगूबाई काठियावाड़ी का बॉक्स ऑफिस पर बजा डंका, मिली बम्पर ओपनिंग, इमोशन से भरी फिल्म में डायलॉग करते हैं दिल पर वार। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। मैं हूं दीप्ति ठाकुर। अब खबरें विस्तार से। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद नाटो ने बड़ा ऐलान किया। नाटो चीफ जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके समक्ष यूक्रेन पर रूस के हमले के मद्देनजर अपने सहयोगी देशों की रक्षा के लिए सेना की तैनाती पर सहमत हुए हैं। जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा, नेताओं ने नाटो प्रतिक्रिया बल की कुछ त्वरित तैनात होने वाली टुकड़ियों को भेजने का फैसला किया है। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि कितने सैनिकों की तैनाती की जाएगी, लेकिन उन्होंने कहा इस कदम में जमीनी, समुद्री व वायु शक्ति शामिल है। माना जा रहा है कि रूस के रोमानिया में एक जहाज पर हमले के बाद ये कदम उठाया जा रहा है। दरअसल रोमानिया नाटो का सदस्य है। जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा, रूस का उद्देश्य यूक्रेन तक सीमित नहीं है। ऐसे में सहयोगी देशों ने जमीन पर, समुद्र व हवा में नाटो रिस्पांस फोर्स की टुकड़ियों को तैनात करने का फैसला किया गया है। स्टोल्टेनबर्ग ने कहा, यूक्रेन पर रूस का हमला यूक्रेन पर हमले से कहीं ज्यादा है। यह यूक्रेन में निर्दोष लोगों पर एक विनाशकारी भयानक हमला तो है ही, लेकिन ये पूरे यूरोपीय सुरक्षा व्यवस्था पर भी हमला है और यही कारण है कि हम इसे इतनी गंभीरता से ले रहे हैं। उन्होंने कहा, रूस का लक्ष्य यूक्रेन की सरकार को बदलना है। मैं यूक्रेन के शस्त्र बलों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करूंगा, जो वास्तव में बहुत बड़ी हमलावर रूसी सेना के खिलाफ लड़कर और खड़े होकर अपनी बहादुरी और साहस साबित कर रहे हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले ने पड़ोसी देश को भी डरा दिया है। पड़ोस के देश रोमानिया, पोलैंड, लातविया, एस्टोनिया अब अलर्ट पर हैं। इन देशों में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है और सेना किसी भी हमले का सामना करने के लिए तैयार रखी गई है। ये वे देश हैं जो नाटो के मेंबर बन चुके हैं और रूस की आंखों में लगातार खटक रहे हैं। रूस नाटो देशों के खिलाफ खड़ा होकर सोवियत संघ के पुराने प्रभाव वाले इलाकों में फिर वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। इसके लिए वह नाटो देशों को मध्यम यूरोप, पूर्वी यूरोप और बाल्टिक इलाकों में 1997 के पहले ही सीमा रेखा से पीछे हट जाने को लगातार कहता है। अगर ऐसा हुआ, नाटो देशों को न केवल यूक्रेन बल्कि लातविया, एस्टोनिया समेत कई देशों से हटना होगा। रूस ने पिछले साल दिसंबर माह में साफ कहा था कि ना तो वह रूसी सीमा की ओर नाटो का विस्तार बर्दाश्त करेगा और ना ही यूक्रेन जैसे पड़ोसी देशों में नाटो की ओर से हथियारों की तैनाती को। तभी से रूस यूक्रेन बॉर्डर पर सेना की तैनाती बढ़ती चली गई और अब हमले के रूप में उसका प्लान सामने आ गया है। चंडीगढ़ पंजाब चुनाव परिणामों के बाद शिरोमणि अकाली दल और भाजपा के दोबारा गठबंधन की लगाई जा रही अटकलों के बीच भाजपा हाईकमान ने शियद से किसी भी तरह के समझौते से इनकार किया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि फिलहाल अकाली दल से भाजपा के गठबंधन की अभी कोई संभावना नहीं है, लेकिन नतीजों के बाद अंतिम फैसला भाजपा संसदीय बोर्ड करेगा। मीडिया के दिए एक इंटरव्यू में नड्डा ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कई बार सीमा सुरक्षा के मुद्दे उठाए हैं और वह ऐसे प्रशासक भी रहे हैं। सीमा सुरक्षा मुद्दों पर उनकी चिंताएं हमारे साथ हैं। पंजाब चुनाव को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने त्रिशंकु विधानसभा का आंकलन किया है। नड्डा ने कहा कि पंजाब में किसी एक दल को बहुमत मिलने की संभावना नहीं है। चुनाव के बाद किसी भी दल के साथ गठबंधन के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। 10 मार्च को मतगणना के बाद इस पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा पंजाब में अपनी पार्टी का आधार बढ़ाना चाहती है। उन्हें खुशी है कि इस बार वह ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े।
गौरतलब है कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बार पंजाब चुनाव के परिणामों को लेकर कोई स्पष्ट दावा नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव परिणाम का आकलन करना मुश्किल है। सरकार किसकी बनेगी यह कोई ज्योतिषी ही बता सकता है। पंजाब में इस बार त्रिशंकु विधानसभा की संभावना इसलिए भी है क्योंकि राज्य में पिछले साल की तुलना में 5% कम मतदान हुआ है। 2017 में 77.20% और इस बार 2022 में 71.95% मतदान हुआ है। वहीं राज्य के दोआबा और माझा जिलों में कम मतदान दर्ज किया गया। इसके उलट मालवा में बम्पर वोटिंग हुई है। रूस की सेनाएं यूक्रेन में आगे बढ़ती जा रही है। कुछ समय पहले तक रूस को खामियाजा भुगत लेने की चेतावनी देने वाला अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अपनी सेनाएं यूक्रेन में नहीं भेजेगा। नाटो की तरफ से भी यूक्रेन को कोई सीधी मदद नहीं मिलने वाली है। रूस का सामना यूक्रेन को अपने ही दम पर करना है और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि उनकी सैन्य ताकत रूस के सामने कहीं नहीं टिकती है। ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर पश्चिमी देशों के कदम ठिठकते हुए क्यों हैं? यूक्रेन की मदद के लिए सीधे तौर पर कोई आगे क्यों नहीं आ रहा है? दुनिया भर में 13,080 परमाणु हथियार है। इसमें से अकेले 6,257 रूस के पास है। इस भारी भरकम परमाणु शक्ति के साथ राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयान ने दुनिया भर को सोचने पर मजबूर कर दिया है। पुतिन ने कहा, सोवियत संघ के विघटन में काफी कुछ गंवाने के बाद भी आज रूस सबसे ताकतवर परमाणु शक्ति है। कई आधुनिकतम हथियारों के मामले में भी हम आगे हैं। इस बात में किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि हमारे खिलाफ आने वाले को हार का सामना करना पड़ेगा। परमाणु शक्ति संपन्न होने के पुतिन के बयान ने नई बहस को जन्म दिया है। बाइडेन सैन्य कार्यवाही का विकल्प पहले से ही नहीं लेकर चल रहे हैं। फिर भी पुतिन का यह बयान कहीं न कहीं रूस को ताकतवर दिखाने की उनकी कोशिश है। 1945 में दुनिया ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले की विभीषिका देखी थी। उस समय अमेरिका राष्ट्रपति हेनरी ट्रूमैन ने यह कहते हुए परमाणु बम का प्रयोग किया था कि द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने यही तरीका है। युद्ध रुका भी, लेकिन करीब 2 लाख आम नागरिकों की मौत की कीमत पर। यह आज भी बहस का विषय है कि यह कदम सही था या नहीं। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका के स्कूलों में बच्चों को परमाणु हमले की स्थिति में बचने के तरीके सिखाए जाते थे। कहते हैं रिश्ता जितना पुराना हो, टूटने पर उतना ही बड़ा खतरा बन जाता है। शिवसेना बीजेपी के बीच यही हो रहा है। हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि बीजेपी के साथ 25 साल गठबंधन में गुजारना पार्टी की सबसे बड़ी गलती थी। उद्धव का मानना है कि बीजेपी ने शिवसेना का इस्तेमाल किया है और महाराष्ट्र में जनाधार बढ़ाया है। गठबंधन के पहले बीजेपी का महाराष्ट्र में अस्तित्व न के बराबर था। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए शिवसेना को याद दिलाया कि अगर फायदा उनको हुआ है तो मुंबई और आसपास ही सीमित रही शिवसेना को भी बीजेपी की वजह से महाराष्ट्र में फैलने का मौका मिला है। दोनों पार्टियों के दावे में कितनी सच्चाई है, इस पर महाराष्ट्र में चर्चाएं गर्म है। उद्धव ने दावा किया कि बीजेपी की ये रणनीति बाकी राज्यों में भी रही है। बीजेपी ने राष्ट्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन कर अपनी ताकत बढ़ाई और जरूरत खत्म होने पर उनके साथियों को हाशिए पर लाकर छोड़ दिया। अलग हुए 2 साल होने के बावजूद दोनों पार्टियां खिसियाए प्रेमी की तरह एक दूसरे पर इस तरह के आरोप क्यों लगा रही है, यह भी एक मुद्दा है। 25 साल राजनीति में बहुत बड़ा वक्त होता है। देश में शायद ही ऐसा उदाहरण होगा जहां 2 पार्टियां 25 साल तक चुनाव साथ में लड़े। इसमें 2 राय नहीं है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस का दबदबा शिवसेना बीजेपी के साथ आने की वजह से ही घटा। 1995 में दोनों पार्टियों ने एक साथ लड़कर कांग्रेस के लंबे शासन को हटाया। 1995 के बाद 3 चुनाव लगातार हारने के बावजूद दोनों पार्टियां साथ रही। तमाम मतभेद होते हुए भी शिवसेना बीजेपी ने साथ नहीं छोड़ा। दोनों को एक दूसरे की आदत पड़ चुकी थी, लेकिन वहां जैसे तमिलनाडु या बंगाल में क्षेत्रीय पार्टी उस मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां पर वह खुद के बलबूते राज्य की सत्ता हासिल कर सकती थी। राष्ट्रीय पार्टी की जरूरत उनको सिर्फ केंद्रीय सत्ता में भागीदारी के लिए रही। दूसरी ओर महाराष्ट्र में शिवसेना के लिए खुद के बलबूते सत्ता में आने के रास्ते 1989 के बाद ही बंद हो गए, क्योंकि इसके बाद 2014 तक का
हर चुनाव पार्टी ने बीजेपी के साथ ही लड़ा। इसकी वजह से शिवसेना ने 288 विधानसभा सीटों में से 170 से ज्यादा पर कभी भी चुनाव नहीं लड़ा। दो राइट विंग पार्टियों के गठबंधन में राज्य में बड़े भाई की भूमिका मिलने भर से ही शिवसेना खुश रही। उसको पहला झटका लगा 2014 में, जब बीजेपी मोदी लहर पर सवार थी और उसे शिवसेना के साथ गठबंधन पार्टी को आगे बढ़ाने की राह में रोड़ा लग रहा था। 2014 में बीजेपी ने शिवसेना से गठबंधन तोड़ अकेले दम पर 123 सीटें जीती, जबकि शिवसेना 61 तक सीमित रही। गठबंधन हो या बिना गठबंधन, शिवसेना की ताकत 60 से 70 सीटों तक ही सीमित रही, जबकि बीजेपी 100 से आगे निकल गई। शिवसेना के पास अब हिंदू हृदय सम्राट नाम का तुरूप का इक्का भी नहीं, जबकि बीजेपी अब मुख्य हिंदुत्व धारा वाली पार्टी बन चुकी है। शिवसेना को समझ में आ गया था कि अब इसके बाद बीजेपी उसे कभी मुख्यमंत्री पद नहीं देगी। 2019 में जो हुआ उसके पीछे शिवसेना और उद्धव ठाकरे की यही सोच थी, लेकिन 1990 के बाद से शिवसेना का कैडर हिंदुत्व के नाम पर भी आगे बढ़ा है। ऐसे में बीजेपी को हटाकर कांग्रेस एनसीपी के साथ हाथ मिलाने का कारण पार्टी के अध्यक्ष को अपने कैडर को बार बार समझाना पड़ रहा है। जिस हिंदुत्व के नाम पर दोनों पार्टियां 25 साल साथ रही, आज उसी मुद्दे पर बीजेपी शिवसेना को घेरे में लेने की कोशिश कर रही है। हिंदुत्व का नाम लेकर अपने कैडर के बीजेपी के साथ तलाक का कारण बार बार समझाना यह शिवसेना के नेतृत्व की मजबूरी है। कांग्रेस और बीजेपी जनता दल गठबंधन के उम्मीदवारों को हराकर शिवसेना के उम्मीदवार ने ये उपचुनाव आसानी से जीत लिया। इस समय बीजेपी भी राम मंदिर को राजनीतिक मुद्दा बनाने में लगी हुई थी। पहली बार शिवसेना को भी अपनी विचारधारा वाला राजनीतिक पार्टनर मिल रहा था, जो शिवसेना की हर बात मानने के लिए तैयार था। इसी वजह से शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन जो 1989 में शुरू हुआ था, वो सालों तक टिका रहा। शिवसेना को भी पता है कि शिवसेना के पास बाला साहब ठाकरे जैसा हिंदुत्व का चेहरा नहीं है, जबकि मोदी योगी के रूप में बीजेपी का हिंदुत्व का ब्रांड शिवसेना के मुकाबले ज्यादा चमक रहा है। ऐसे में अपना अलग रास्ता बनाना यही पार्टी के सामने विकल्प है। जिस तरह गोवा में एमजीपी, बिहार में जेडीयू की हालत हुई, उससे बचना है तो फिलहाल बीजेपी के खिलाफ अलग राजनीति करना पार्टी के लिए फायदेमंद होगा। ये उद्धव ठाकरे समझ चुके हैं, लेकिन हिंदुत्ववादी कैडर को समझाने की ये कसरत उन्हें कुछ और साल तक जारी रखनी होगी। एक वक्त 20% राजनीति और 80% समाज नीति का नारा देने वाली शिवसेना अब 100% राजनीति कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गंगूबाई काठियावाड़ी शुक्रवार को थिएटर में रिलीज हो गई है। आलिया भट्ट स्टार इस फिल्म ने ट्रेलर से ही लोगों को एक्साइटमेंट बढ़ा दी थी। अब फिल्म रिलीज हो चुकी है और इसके पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी सामने आ गया है। कमाटीपुरा के लोगों का भरोसा जीतने के बाद अब गंगूबाई काठियावाड़ी जनता का दिल जीतने निकल पड़ी है। इस बात का सबूत संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी ने पहले दिन ही दे दिया है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई के साथ ओपनिंग कर डाली है। उम्मीद जताई जा रही है कि फिल्म ने पहले ही दिन लगभग 10 करोड़ का कलेक्शन किया है। आलिया भट्ट स्टार इस फिल्म को क्रिटिक्स और जनता दोनों की सराहना मिल रही है। यह फिल्म शुक्रवार को थिएटर्स में रिलीज हुई है। बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट की माने तो गंगूबाई काठियावाड़ी ने मुंबई सर्किट में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अगर फिल्म का फर्स्ट डे कलेक्शन 10 करोड़ आता है तो आने वाले दिनों में यह आंकड़ा तेजी से बढ़ने में कोई शक नहीं है। फिल्म में आलिया भट्ट ने गंगूबाई काठियावाड़ी के किरदार को जीवंत कर दिया है। वैसे तो फिल्म में गंगूबाई के एक से बढ़कर एक डायलॉग्स है, लेकिन एक डायलॉग जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी की कहानी बता दी। हम दिल में आग, चेहरे पर गुलाब रखते हैं, मिटा के तुम्हारे मर्दों की भूख हम तुम्हारा रुबाब रखते हैं। फिल्म की कहानी जिस तरह से बुनी गई है वो काबिले तारीफ है। अब देखना यह है कि गंगूबाई काठियावाड़ी बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन कर पाती है। चूंकि गंगूबाई काठियावाड़ी का बज पहले से बना हुआ था, ऐसे में वर्ल्ड ऑफ माउथ का फायदा मिला। कोरोना केसेस कम होने के चलते थिएटर्स वापस खोल दिए गए हैं, तो फिल्म देखने थिएटर्स में लोगों की अच्छी खासी भीड़ जुटी। हालांकि फिल्म के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की उम्मीद इससे ज्यादा थी। दूसरे प्लस पॉइंट्स को देखें तो संजय लीला बंसाली जैसे लार्जर देन लाइफ फिल्मों के डायरेक्टर हमेशा से ही दर्शकों को लुभाती रही है। फिल्म में आलिया भट्ट थी। आलिया का क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोलता है।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।